बाबा रामदेव और विवादों का जो है वो साथ एक तरह से चोली दामन का साथ रहा है। अक्सर वो अपनी बयानबाजी के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन हाल ही में जो उन्होंने बयान मॉडर्न मेडिसिन को लेकर दिया, उसने तो बवाल ही खड़ा कर दिया। आईएमए की तरफ से और जो डॉक्टर्स एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं उनकी तरफ से बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई और ये भी कहा गया कि बाबा रामदेव के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। इस तीखी प्रतिक्रिया के बाद और स्वास्थ्य मंत्री के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने अपना बयान ज़रूर वापस ले लिया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके तेवर उसी तरह के रहे। उसके बाद उन्होंने 25 सवालों की एक सीरीज़ जो है, एक सूची जो है वो जारी कर दी। कहीं ना कहीं मॉडर्न मेडिसिन के ख़िलाफ़ उनकी ये बयानबाजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर मामला होती जा रही है, और वो भी ऐसे समय में जब आज कोरोना की महामारी से हम सब लोग जूझ रहे हैं। कितनी ये घातक हो सकती है उनकी ये बयानबाजी, और या उनके जो बयान है या उनके कथन है उनमें कितना दम है, इस सब पर बातचीत हमने की है डॉक्टर रमनीक बेदी के साथ। डॉक्टर रमनीक बेदी जो है वो वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के एडवाइज़र हैं। इसके अलावा वो आईएमए के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और इन सभी इश्यूज़ के बारे में वो अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, बातचीत भी करते रहते हैं, इनके ऊपर वो लिखते भी रहते हैं। तो उन्हीं के साथ हमने एक बातचीत रिकॉर्ड की है जो हम आपको अपने इस प्रोग्राम में दिखाने वाले हैं। बाबा रामदेव से सारी दुनिया वैसे तो वाकिफ़ है और बाबा रामदेव अक्सर विवादों में भी रहते हैं, कोई ना कोई उनका बयान इस तरह का रहता ही है। लेकिन अभी हाल ही में जो बयान उन्होंने दिया है उसके काफ़ी जो है गंभीर परिणाम आने वाले समय में हो सकते हैं। और जिस तरह से उन्होंने पूरी की पूरी एलोपैथी साइंस को ही नकार दिया है और उसके बारे में बहुत ही उन्होंने कड़वी बातें लिखी हैं, और उसका निश्चित तौर पर जो है वो लंबा असर हो सकता है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगियों का सवाल है। ख़ासतौर पे आज जब कोरोना का मसला चल रहा है और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो जिनको हम कोविड वॉरियर्स कह रहे हैं, वो लगातार इस बीमारी से जूझ रहे हैं और बड़ी संख्या में जो सैकड़ों की संख्या में हम कह सकते हैं कि डॉक्टर्स ने और नर्सेस ने और दूसरे जो फील्ड वर्कर्स हैं और उन्होंने अपनी जान गंवाई है इस दौरान में। तो ऐसे समय में इस तरह का बयान देना, उसकी क्या वजह हो सकती है और क्या वो सिर्फ एक कमर्शियल एंगल से इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं या उनकी सोच ही कुछ इस तरह की है, वो इस सोच से ऊपर ही नहीं शायद उठ पा रहे हैं, इसकी वजह से उनकी ये बयानबाजी है। और इसीलिए आईएमए की तरफ से काफ़ी कड़ा रुख इसके ऊपर अपनाया गया। उनके खिलाफ पहली बार ऐसा देखा गया कि आईएमए ने इतना कड़ा रुख अपनाया है, उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही गई। उनके खिलाफ लगभग सभी डॉक्टर्स ने जो है एक सुर में जो है उनकी भर्त्सना की, उनकी आलोचना की। तो ये पूरा मसला जो है इसके ऊपर हम एक इंफॉर्मेटिव किस्म की बात करना चाहते हैं ताकि हमारी जानकारी भी बढ़ सके और ये मसले के साथ जुड़ी हुई जो शंकाएं हैं वो भी दूर हो सकें। उसके लिए आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रमनीक बेदी के साथ, जो कि जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट तो हैं ही हैं, इसके साथ साथ वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के एडवाइज़र भी हैं, इसके साथ साथ वो आईएमए के पास्ट वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और लगातार इन मसलों के ऊपर अपनी बात कहते रहते हैं। उनसे आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बाबा रामदेव ने तो जो कहा सो कहा, वो इस तरह की बातों के लिए, इस तरह के विवादों में अक्सर रहते ही हैं, लेकिन जो आईएमए की प्रतिक्रिया इस बार देखने को मिली वो बड़ी अनयूजुअल सी थी। काफ़ी जो तीखी प्रतिक्रिया आईएमए की तरफ से, उसकी क्या वजह है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई नहीं है, ये मुद्दा है जी। मुद्दा है। इसमें एक तरफ है एक पूंजीपति, एक उद्योगपति जो कि पतंजलि ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, जिनका नाम फेमसली बाबा रामदेव जी जिनको कह के हम पुकारते हैं। ये मुद्दा उनमें और मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स में नहीं है। पहली बात मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, और दूसरी बात मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि ये आयुर्वेदिक और मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स की भी लड़ाई नहीं है। ये मुद्दा मैं दोबारा ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स का भी नहीं है। ये मुद्दा सीधा सीधा जुड़ा हुआ है बाबा रामदेव जी से और लोगों से, जिनकी, जैसे आपने भी कहा शुरुआत में,
कि उनकी जाने आज ज़िंदगी जो है लाखों करोड़ों की तादाद में, ये ज़िंदगियाँ जो ये ऐसे बयान जो हैं वो गलत बयान अगर वो आ जाएं तो उनकी डायरेक्ट उनकी ज़िंदगियों से इसका संबंध है। तो जो आपने कहा कि IMA ने ये क्यों जो है इसमें कूदे हैं, तो ज़्यादा तीखी प्रतिक्रिया क्यों? तीखी इसलिए कि हम पहले भी हम ये देखते थे कि इन्होंने कहा कि इनके पास एड्स का भी शर्ती इलाज है, इनके पास कैंसर का भी शर्ती इलाज है, इनके पास हाइपरटेंशन का भी शर्ती इलाज है, इनके पास होमोसेक्सुअलिटी का भी शर्ती इलाज है। इनको हमने बड़े मतलब जोक समझ के इसको नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि आप देखते हैं हमने अभी कुछ पिछले सालों में देखे हैं कई बाबे और भी प्रसिद्ध हुए मगर उनका पर्दाफाश हुआ और आप जानते हैं कि वो इस टाइम कहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये गवर्नमेंट का मामला है कि गवर्नमेंट ने इनको जो उनके बयान हैं जो उनको किस तरह से देखना है। बट मैं ये दोबारा एक कहना चाहता हूँ कि ये आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन का मुद्दा नहीं है, ये एक उद्योगपति जो कि महामारी के टाइम पे एक गलत बयानबाजी के जरिए और एक मॉडर्न मेडिसिन के लोगों को जो है वो बदनाम करके अपने मुनाफाखोरी कमाना चाहता है। ये भी पूछना चाहता था डॉक्टर कि जैसे कि कहा गया कि इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए, FIR हो रही है इनके खिलाफ, तो जैसे कि आपने कहा कि पहले इस तरह के बाबा लोगों को जो थी एलोपैथिक या मॉडर्न मेडिसिन जो है वो इग्नोर कर देते थे जोक समझ के, लेकिन अब ये जोक खासतौर पे बाबा रामदेव को के इस मामले को जोक नहीं समझा जा रहा। तो इसकी वजह शायद ये है कि उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और काफ़ी लोगों को वो मुतासर कर सकते हैं। नहीं, मैं नहीं समझता कि फॉलोइंग से इसका ताल्लुक है। यस है इनडायरेक्टली, क्योंकि देयर इज़ नो डाउट कि मार्केटिंग का आज ज़माना है, तो उसमें अगर आप पैसा लगाएंगे तो वो मार्केटिंग के जरिए उन्होंने अच्छे काम किए हैं, योग को बढ़ावा दिया है। मैं यहाँ पर एक बात और करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा है कि जहाँ तक क्रोनिल का संबंध है, क्रोनिल का जो है जो उनकी बयानबाजी है उसका डायरेक्ट संबंध है लोगों की ज़िंदगी से इस महामारी में। अब क्या फ़र्क है, वो कह रहे हैं कि उनके पास शर्तिया इलाज है माइल्ड और मॉडरेट डिजीज़ से जो पीड़ित लोग हैं उनके इलाज के लिए। अब ये आपको भी मालूम है, मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स ने ये बड़े आसान तरीके से बता दिया है सबको कि 95% लोग अपने आप ही माइल्ड या मॉडरेट शरीर जो डिजीज़ है उसमें ठीक हो जाते हैं। तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं 5% के लिए, और वो 5% के लड़ाई में भी हम जो है सारी हिंदुस्तान सारी वर्ल्ड इससे जूझ रही है, फिर भी वो पूरी तरह से आज सक्सेसफुल नहीं हो सकी। और ये उस टाइम पे 95% लोग जो कि अपने आप ही ठीक होने वाले हैं उन पे अपनी मुनाफाखोरी जो है वो करना चाहते हैं, हमें उससे आपत्ति है। एक डॉक्टर साहब सरकार का भी रवैया जो है वो समझ में नहीं आ रहा। आपने जैसे कोरोनिल की आपने बात की, तो कोरोनिल जब ये किट उन्होंने लॉन्च की तो उस वक्त केंद्र के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो वहाँ मौजूद थे, दूसरे जो एक और मंत्री हैं नितिन गडकरी वो वहाँ मौजूद थे। हाल ही में अभी हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया है कि कोरोनिल की 1 लाख किट्स जो है वो बांटी जाएंगी। तो ये सरकार के रवैये को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि ये आम जनता भी आज समझ चुकी है कि क्योंकि सरकारें उन्होंने कुछ कदम इसमें उठाए जिनकी निंदा भी हुई, जिनको हमें सराहना भी करना का मौका मिला। तो टोटल जो हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकारें जो हैं, मैं स्टेट की सरकार हो या वो सेंटर की सरकार हो, उन्होंने हेल्थ को नेग्लेक्ट किया बहुत सालों से। उन्हें ये मालूम था कि ये नॉर्मल टाइम में भी हेल्थ के ऊपर ये सशक्त नहीं है कि आम आदमी को ये एक हेल्थ फैसिलिटी दे सके। तो ऐसी महामारी में तो पहले दिन से उनको मालूम था कि ये शायद इसके अगेंस्ट ये फाइट में ये जीत नहीं सके। तो ये कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये अटेंशन डाइवर्ट करने का एक तरीका है। हाँ, कोरोनिल को अगर आप अब ये कह दिया कि एडजुवेंट थेरेपी है,
जैसे आप हम बोलते हैं कि विटामिन सी ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, विटामिन डी का रोल है, अब उन्होंने इसको ऐसे मोड़ के बोल दिया है। अब उनकी क्या मजबूरी है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये एक गवर्नमेंट जाने, मगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ऐसे जो बयानबाजी है और जो मिसलीडिंग चीज़ें हैं, इनके बारे में बहुत एक एक्ट्स हैं जिसके अंदर कानून बने हुए हैं। ये सरकार की मर्जी है कि उनको इनके ऊपर लागू करे या ना लगे। इतनी आलोचना होने के बावजूद भी बाबा रामदेव का, हालांकि उन्होंने अपना वो बयान तो रिट्रैक्ट जरूर किया डॉक्टर हर्षवर्धन के कहने पे, लेकिन अभी भी उनके जो तेवर हैं वो बने हुए हैं। खासतौर पर जिस तरह से उन्होंने 25 सवालों की एक चिट्ठी, उसमें कई सवाल तो बड़े हास्यास्पद से हैं, उनकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक जैसे कि आपने कहा शर्तिया इलाज जो है वो हर बात में वो शर्तिया इलाज बनाते हैं, और ये आरोप उनका मॉडर्न मेडिसिन पे है कि भी किसी भी चीज़ का कोई पक्का इलाज नहीं है। उसमें उन्होंने लगभग सारी बीमारियाँ गिना दी हैं, जिसमें शुगर और ब्लड प्रेशर से लेकर हेपेटाइटिस तक और जितनी बीमारियाँ वो गिना सकते थे वो लगभग सभी उन्होंने गिना दी हैं और कहा है कि उसमें पक्का इलाज नहीं है। तो ये पक्का इलाज क्या होता है, मैनेज इलाज कैसे किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें, ताकि आम आदमी ये समझ सके। ठीक है, हम एक ये जो आपने के माध्यम से एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों तक ठीक जानकारी जो है वो पहुंचाई जाए। अब आपके सवाल में आपका आंसर भी छुपा हुआ है। अगर आप मॉडर्न मेडिसिन के सिर्फ कोविड तक मैं सीमित रह के इसकी बात करूं, तो उसमें अगर आप देखते हैं कि हमने कई दवाइयाँ का प्रयोग किया इसमें, जिसके 25 क्वेश्चन में भी उनका जिक्र है। मगर ये जो एक रिसर्च थी, एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से, ये इंडिया में भी हुई, अमेरिका में भी हुई, ब्रिटेन में भी हुई, ऑस्ट्रेलिया में भी हुई, यूरोप में भी हुई, साउथ अफ्रीका में भी हुई, रशिया में हुई और भी बाकी देशों में हुई। तो सारे जो रिसर्च है उनका एक निचोड़ लिया गया एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से। पहले तो हमने ये देखा कि ठीक है, HCQ का आप बात लीजिए, अमेरिका ने भी इसको इस्तेमाल किया, बट उसके बाद डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद भी जिसको वो बाबा रामदेव जी जिसको उछाल रहे हैं कि ये भी इस्तेमाल किया, ये भी फेल हो गई, ये भी फेल हो गई। अरे भाई, अगर फेल हो गई, क्योंकि मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ, ये नई डिजीज़ है, इसके लिए रिसर्च बाद में ही शुरू होगी, डिजीज से पहले तो रिसर्च शुरू हो नहीं सकती। अब ये एक पढ़े लिखे और अनपढ़ जो है, इसकी विचारधारा में मैं समझता हूँ कि इससे इसका ताल्लुक है, क्योंकि इस बयानबाजी के बाद ये भी मालूम पड़ा कि आयुर्वेदा के लोग भी इनसे इतने ज़्यादा परेशान हैं जितनी बाकी जनता परेशान है, क्योंकि ये मालूम पड़ा है कि ये आयुर्वेदा के डॉक्टर भी नहीं हैं। तो ये एक बेसिक्स भी क्लियर नहीं है जो है मॉडल। देखिए, ये एक बिजनेसमैन है, ये इंडस्ट्री चलाते हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, मगर यहाँ पर भी जब डिस्कशन के तौर पे ये बातें नज़र आई हैं कि पिछले 3-4 साल पहले इनका जो सालाना जो इनकी आमदनी थी करीब 1200 करोड़ तक पहुँच गई थी, वो घट के रह गई है 250 के करीब करोड़। तो उनको ये इससे बढ़िया मौका नहीं मिलना था कि ये इसको जो इतनी बड़ी तादाद में अपनी जो दवाइयाँ हैं वो बेच सकें। मगर अब दोबारा मैं उस आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि IMA ने इतने जोर से इसको क्यों उठाया। सिर्फ IMA ने नहीं उठाया, IMA की आवाज़ ज़्यादा बुलंद लगी, क्योंकि IMA रिप्रेजेंट करती है सबसे बड़ी डॉक्टर्स की जो एक कम्युनिटी। बट आप PGI के बयान भी आए हैं, एम्स के भी बयान आए हैं, बाकी कई इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बयान आए हैं। अब जहां आप बात कर रहे हो कि शर्तिया इलाज, वही मैं आपसे आना चाह रहा था। शर्तिया इलाज, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास शर्तिया इलाज हो, या बाबा रामदेव के पास शर्तिया इलाज हो, या पतंजलि ने ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया हो जिसपे शर्तिया इलाज हो, तो मैं समझता हूँ कि मैं 10 या 15 हॉस्पिटल इस टाइम पे चलाऊँगा, जिसमें शुरू से लेके और ख़ास करके वो 5% लोग जो सीरियस होने वाले हैं उनका इलाज करूँगा, उनको मौत के मुंह से वापस लेके आऊँगा। तब मैं इसको कह सकता हूँ कि भाई मेरे पास आज शर्तिया इलाज है। जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट की बात है, स्टीरॉयड की बात करते हैं, वो स्टीरॉयड जो है आप गूगल करके देख लीजिए, बेअंत ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें स्टीरॉयड्स नेचुरली प्रेजेंट है।
जी। सो जो भी ये भी अगर प्लांट यूज कर रहे हैं जिनको सिंथेटिक बना के एलोपैथिक भी यूज करती है, दोनों में स्टीरॉयड बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो ये भ्रम नहीं देना। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आप इस माध्यम से ये लोगों में ये चीज़ें आ गई हैं डिस्कशन में। जी। मॉडर्न मेडिसिन कहाँ फ़र्क है? मॉडर्न मेडिसिन में ये देखा गया है कि अगर एक साइड इफ़ेक्ट 1 मिलियन में से एक मरीज़ को देखा जाता है, उसको भी ब्लैक एंड वाइट में लिखा जाता है। और अगर उनके 20 साइड इफ़ेक्ट हैं, पूरे 20 के 20 आपको दवाई के प्रोडक्ट में वो 7 आपको दिए जाते हैं कि इनका इफेक्ट ये है, इनका साइड इफेक्ट ये है, इनकी फार्मेकोलॉजी ये है। ये सारा कुछ जो है वो पूरे ब्लैक एंड वाइट में लिखा जाता है। अथॉरिटीज की जो गाइडलाइंस हैं उनको बिल्कुल एकदम से पालन और रेगुलेटिंग गाइडलाइंस जो हैं उनको उनसे अप्रूव होने के बाद ही ये मार्केट में दी जाती है। अब अगर आप वैक्सीन को भी देखें तो उन्होंने क्या कहा है, इमरजेंसी यूज़ का लाइसेंस दिया है, उन्होंने परमानेंट लाइसेंस नहीं दिया है। तो अब यही बात करना चाहते हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन या साइंटिफिक पद्धति की मेडिसिन वर्सेस एक छुपी हुई। आप भी कोई पुड़ी लेके आ सकते हैं, आप बैठ के, अब ये आप देखते हैं कि ये हर गांव में, हर गली में है। ये मैं समझता हूँ कि एक गली में, गांव में है, इनका जो स्तर है ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आ गया, क्योंकि इनके पास फंड्स थे, उसको स्केल अप कर दिया है इन्होंने। इन्होंने इसको इस तरह एक्सपेंड कर दिया है। ये अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब सवाल ये आता है कि क्या हमारे यहाँ जो है वो साइंटिफिक टेम्पर की कमी है, जो कि सरकार में भी देखने को मिल रही है, आम आदमी में तो है ही है, जिसकी वजह से इस तरह के जो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं उनमें लोगों का विश्वास जो है वो ज़्यादा रहता है, और जब एविडेंस बेस्ड जिस मेडिसिन पद्धति की आप बात कर रहे हैं उस पर लोग इतना विश्वास नहीं करते। देखिए, ऐसा है कि आज के दिन में भी आप 95% 98% लोग जो है वो मॉडर्न मेडिसिन को ही अपनाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने एक बहुत अच्छा ये सवाल किया है कि जो आप ये जो मॉडर्न मेडिसिन जो है, यानी कि साइंटिफिक टेम्पर की मैंने इस बात, साइंटिफिक टेम्परमेंट का अब इससे ताल्लुक ये है कि जो बाकी मेडिसिन हैं, जैसे आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, यूनानी है, ये लोग सालों साल, हजारों साल पहले ही शुरू हुई थी। अनफॉर्चुनेटली इसमें फ़र्क क्या है कि मॉडर्न मेडिसिन ने इसको बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से इसमें रिसर्च में पैसा जुटाया, उसकी वजह से रिसर्च जो है एक यूनिफॉर्म बेसिस से बनी है। अब आप देख रहे हैं कि ये वैक्सीन की रिसर्च अमेरिका में भी हुई है और पीजीआई में भी हुई है, पीजीआई में भी हुई है, पटना में भी एम्स में हुई है, और दिल्ली के एम्स में हुई है। तो इसमें एक जो ट्रांसपेरेंसी है ये एक बहुत बड़ी एक मुद्दा है। तो सरकार इसमें क्या रोल कर रही है, अब इसके बारे में मैं एक्चुअली कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये एक दुखती रग है जी। और एक अलग से एक बहुत बड़ा एक अपना एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम शायद काफ़ी देर तक बात भी कर सकते हैं। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक इन्होंने योग की बात की है, अब इसमें भी हम, क्योंकि ये डिस्कशन शुरू हो गई है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, योग एक एक्सरसाइज का एक दूसरा फॉर्म है। अगर आप मॉडर्न मेडिसिन की बात करते हैं, हम इन चीज़ों की बात ही नहीं करते, इनको ये इतना उछालते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में फिजियोथेरेपी का एक पूरी डिपार्टमेंट है और उसकी स्पेशलिटी है। मैनेजमेंट जो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स जो हैं वो, उनमें फिजियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा हाथ है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एक पूरी साइंस है मॉडर्न मेडिसिन में। तो जो चीज़ें हमारे लिए बहुत मामूली हैं उनको ये बढ़ा चढ़ा के हम पेश करते हैं ये, और उसकी वजह से ही आज जो है हमें बात यह है कि आपने फिर दोबारा मैं उस पर आ रहा हूँ कि आइए मैंने इसको मुद्दे को इतनी तेज़ी से क्यों उठाया। अरे भाई, जब आप देखते हैं कि करोड़ों जिंदगियों का मामला है और ये जो पानी है ये सिर से ऊपर आ चुका है, तो अगर हम देखें कि एक विशेष व्यक्ति, देखिए एक विशेष व्यक्ति किसी भी पद्धति के साथ
उसका कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। चाहे वो बाबा रामदेव हों, कई प्रेसिडेंट आए, कई प्राइम मिनिस्टर आए, कई बहुत बड़े साइंटिस्ट आए गए। ये जो नेशन की हिस्ट्री में या वर्ल्ड हिस्ट्री में ये चीज़ें जो हैं ये आती रहेंगी, जाती रहेंगी। हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, मगर ये कितना डैमेज करके जाएंगी। अगर इनका डैमेज बहुत ज़्यादा होता है तो मॉडर्न मेडिसिन, मैं IMA को आज बधाई देता हूं और बाकी मॉडर्न मेडिसिन को बधाई देता हूं कि इस मुद्दे को उन्होंने उठाया है जनता के लिए और उनकी ज़िंदगियों के लिए। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब मैं करना चाहूँगा कि क्या है कि बाबा रामदेव ने ये मसला उठाया तो उन्होंने फार्मा इंडस्ट्री जो है उसको लपेटे में लिया, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको भी लपेटे में लिया, लोगों की डेथ्स हुई हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो है वो कमियाँ तो रही हैं। फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर भी ये आरोप लगता है कि वो जो है एक्सप्लॉइट करते हैं, ओवर चार्जिंग के उनके ऊपर आरोप लगते हैं, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर भी ये आरोप लगते हैं। तो ये एक बेशक हालांकि उनके मसले से तो ये नहीं है, लेकिन एक सवाल जरूर ये उठा है। बिल्कुल अच्छा सवाल है, इससे जुड़ा हुआ ही सवाल है। देखिए, आप जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल की आप बात करते हैं कि ओवर चार्जिंग करते हैं, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। क्योंकि पहली बात तो ये है कि सरकार को, चाहे वो सेंटर की हो या स्टेट्स की हो, उनको ये पूरी तरह से मालूम है कि वो ऐसी हालात में है ही नहीं कि सरकारी अस्पतालों या सरकारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनके जरिए इस महामारी का इलाज कर सक रहे हैं। वो तो नॉर्मल टाइम्स में भी किसी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, मैंने ये बातें कई जगह पे डिस्कशन में लेके आया हूँ कि सरकारों के लिए बहुत ही सरल और सीधा एक समाधान था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट के जरिया वो हॉस्पिटल खड़े किए हुए हैं, एक ये प्राइवेट वर्ल्ड है, ये एक जो कंपटीशन के द्वारा चलता है, इन्हें सरकारों को ये करना चाहिए था कि उनको हेल्प करते, उनके 40%, 50%, 60%, इस 80% बेड्स उनसे लीज पे लेते, उनकी सर्विसेज लीज पे लेते, उनको कुछ पर बेड पर पेशेंट उनको ये कुछ एड देते, कुछ सपोर्ट करते। उसके बाद अगर वो कैपिंग करते तो वो बात बनती थी। कैपिंग का मतलब ये होता है कि अगर 10,000 रुपया किसी मरीज का या 20,000 या 50,000 भी आता है, मैं समझता हूँ 50,000 में से खर्चे निकाल के 5,000 हॉस्पिटल का मुनाफा कीजिए, बाकी जो है वो आप गवर्नमेंट जो है उस पेशेंट के लिए सपोर्ट करें। एक पैसा किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को सपोर्ट नहीं दिया। जब आप मुझे सपोर्ट ही नहीं कर सकते तो वो आपको क्या हक है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जिसमें आपने ना तो आज सपोर्ट की, ना जब मैंने बनाया उस टाइम पे भी कोई हमें सपोर्ट मिली। IT सेक्टर को, फार्मा सेक्टर को, बाकी सेक्टर्स को सपोर्ट देते हैं आप, जब वो उनके लिए लैंड भी देते हैं, उनके लिए बाकी सपोर्ट भी देते हैं, टैक्स भी जो हैं वो भी उनको माफ़ किए जाते हैं। हेल्थ इंडस्ट्री के लिए ऐसी कोई सपोर्ट मुहैया नहीं हुई अभी तक, पहली बात तो इनको ये हक नहीं पहुंचता कि वो कैपिंग करें जी, क्योंकि ये जो हेल्थ है इट इज़ एंश्राइंड एज ए राइट टू लाइफ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक जिम्मेवारी है स्टेट की, उन्होंने अपने से ये जिम्मेवारी जो है वो हटा के प्राइवेट हॉस्पिटल को बदनाम करने के लिए, क्योंकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसमें जुडिशरी भी उनको ये इंट्रिकेसीज जो हैं, एक हेल्थ की जो से जुड़ी हुई इंट्रिकेसीज हैं, इनके बारे में बाकी लोगों को नहीं पता। ये अफसोसजनक बात है। आपको मैं इसको उदाहरण पे तौर पे दूंगा कि अगर आप को कह दें कि ये पिज़्ज़ा बनाना है और कहें नहीं कि ये आप 500 का नहीं दे सकते, आपको इसको 150 रुपये का देना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है आप उसमें से चीज़ उठा लेंगे। आप अगर नॉन वेजिटेरियन है या जो महंगी चीज़ें हैं वो हटा के उसके बाद ही आप, इसका मतलब है आपने जो लफ्ज़ कहा घटिया, हमें घटिया नहीं, हमें क्वालिटी ट्रीटमेंट चाहिए, इंसान को क्वालिटी ट्रीटमेंट चाहिए। यहाँ से ही मैं थोड़ी सी बात करूँगा, वेंटिलेटर आज 30 से 40% ये आज धूल झोंक रहे हैं स्टेट्स में पड़े हुए। आप समझ सकते हैं वेंटिलेटर इतना सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है। ये मैं ये मानता हूँ कि एक वेंटिलेटर अगर ख़राब हो वो
ज़्यादा लोगों की जान ले सकता है एक रफ़ाइल के बदले में। आप समझ सकते हैं कि रफ़ाइल जैसा सोफिस्टिकेटेड 100 आपको बाहर से आए और 30 यहाँ आने के बाद चलने बंद हो जाए। वेंटिलेटर के साथ यही हुआ है। तो आप समझ रहे हैं कि मॉडर्न डॉक्टर्स एक तरफ कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं हाथों के साथ। उनके पास जो हथियार हैं वो हथियार जो हैं वो उस तरह की क्वालिटी के नहीं हैं। उनके पास इतना लोड है। आप समझ पा रहे हैं कि हॉस्पिटल जो हैं उनकी जो प्रॉपर सफाई भी नहीं हो पा रही, वेंटिलेटर्स की सफाई नहीं हो रही है। तो ये बातें जो हैं वो सामने आनी चाहिए। और गवर्नमेंट को ना उन्होंने डॉक्टर्स नियुक्त किए, ये जो 4-5 महीने इनको मिले, ना उनकी ट्रेनिंग की। आपको मालूम है कि कम से कम अब समझ ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2% ऐसे डॉक्टर्स हैं जो ट्रेन हैं वेंटिलेटर को चलाने के लिए। एक वेंटिलेटर को चलाने के लिए 6 या 7 हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल चाहिए। और आज के दिन में आपने कहीं सुना है उनकी नियुक्ति हुई हो या उनकी ट्रेनिंग भी हुई हो जिनको आज नौकरी मिली हुई है? डॉक्टर साहब, वैसे तो ये मुद्दा जो है वो बहुत नेवर एंडिंग है और ख़ासतौर पर हम बाबा रामदेव की बात कर रहे थे और उसके बाद हम इधर आए। ये वाला मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक बार फिर से हम आपके साथ एक लंबी डिस्कशन के लिए ज़रूर बैठेंगे। हाँ, आपने कुछ मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि बाबा रामदेव जी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बट उससे ज़्यादा मेरी जनता से प्रार्थना है कि गुमराह मत हुए। आप डरे हुए हैं, आप सहमे हुए हैं। आपको जहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको नहीं मालूम है कि ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी आज तक कोई शर्तिया दवाई नहीं मिली है, ना ही आयुर्वेदा में, ना ही होम्योपैथिक में और ना ही मॉडर्न मेडिसिन में। हम जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, जूझते रहेंगे। और हमने पहली वेव के मुताबिक दूसरी वेव में हमने ऐसे कुछ चीज़ें अब रिसर्च के द्वारा ये तय कर ली हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये इसके इलाज में ज़्यादा कारगर साबित होंगी। बाकी उसके मुताबिक आप प्लीज़ आपके से हाथ जोड़ के ये विनती है कि कोरोनिल या ऐसी कोई भी दवाई मत लीजिए, घर में मत बैठिए। यही देखा गया है कि जो लोग घर में बैठे रहते हैं ये समझ के कि मैं तो काढ़ा पी रहा हूँ, मैं भाप ले रहा हूँ, मैं या और ऐसी चीज़ें ले रहा हूँ, वो जो देरी से हॉस्पिटल में जा रहे हैं, मौतें और सीरियसनेस सिर्फ उनमें देखी जा रही है। ये बातें बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट शब्दों में मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और रामदेव जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हिम्मत है और उनको विश्वास है अपनी पद्धति पे, अपनी दवाइयों पे, तो 10 हॉस्पिटल चलाएं जिनको माइल्ड मॉडरेट को छोड़ के वो 5% लोग जो सीरियस हैं उनको ठीक करके जाएं। और मॉडर्न मेडिसिन के लोग जो हैं उनको नोबेल प्राइज़ के लिए बिल्कुल सही बात है आपकी। तो ये थे डॉक्टर रमनीक बेदी। एक बात जो पूरी की पूरी डिस्कशन में मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि रिसर्च जो है या जो हमारी लड़ाई जो है इस बीमारी के खिलाफ या बीमारियों के खिलाफ वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो लगातार चल रही है। कहीं कोई किसी चीज़ का शर्तिया इलाज ना तो आयुर्वेद के पास है और एलोपैथी ने या मॉडर्न मेडिसिन ने कभी इस तरह का दावा किया भी नहीं। तो ये बहस एक तरह से बेमानी बहस है। लेकिन क्या है कि अगर बाबा रामदेव जैसा व्यक्ति को इस तरह की बयानबाजी करता है तो उसके जो नुकसान है, जो उसके जो डैमेज है वो बहुत ज़्यादा होता है। और इसीलिए ये आज हमने डॉक्टर रमनीक बेदी के साथ ये लंबी बातचीत की। और मुझे उम्मीद है कि आपकी बहुत सारी जो मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारी जो भ्रांतियाँ हैं, इन इश्यूज़ को लेकर वो दूर हुई होंगी। इस तरह की बातचीत के साथ हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे, भविष्य में भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।